हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम धूम मचाने वाले एक जीवन परिचय लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, आपको 5 नंबर देके ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये जो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये हमारे राष्ट्र प्रेमी थे। ये राष्ट्र के प्रति बहुत सारे रचनाएं की हैं, बहुत सारी इनकी कृतियां, जो इतनी इनकी कृतियां हैं, ये राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम भाव रचनाएं की हैं। तो इनका हम जीवन परिचय आज देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पाँच नंबर में आपको देके ही जाएंगे। 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में देके ही जाएंगे। आज देखते हैं इनका जीवन परिचय क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, हम बार बार बता रहे हैं। ठीक, देखो मैथिली शरण गुप्त, इनका जीवन परिचय देखो, जैसे हमने लिखा ऐसे ही सेम लिखना है। टारगेट आता है कि 80 शब्दों में लिखो। सीमा शब्द देता है कि टारगेट आता है कि 80 शब्दों में लिखो, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। हमने बहुत अपने खुद से प्रयास करके, खुद कम वर्ड में, छोटे ट्रिक वर्ड से हमने एक जीवन परिचय बनाया है, सटीक देके जीवन परिचय बनाया, जो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में देके ही जाएंगे प्यारे दोस्तों। देखो, बहुत आसान है और आपको याद भी हो जाएगा बहुत जल्दी। देखिए कैसे हो जीवन परिचय इनका है। देखो, ऐसे ही हेडिंग डालना है जीवन परिचय। देखो, कुछ बच्चे कमेंट कल किए थे, सर जीवन परिचय साहित्य, जो साहित्य हिंदी जिसके पास है वो भी जीवन परिचय लिखेंगे या केवल सामान्य हिंदी हो वो जीवन परिचय लिखेंगे। देखो दोस्तों, चाहे सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्य हिंदी हो, डालना जरूर से है जीवन परिचय। जैसे सामान्य हिंदी में डालना पड़ता है जीवन परिचय, ऐसे ही साहित्य हिंदी वाले भी बच्चे दोस्तों डालोगे जीवन परिचय ऐसे ही सेम जैसे हमने लिखा, चाहे साहित्य वाले बच्चे हों चाहे सामान्य हिंदी वाले बच्चे हों, ऐसे ही लिखना है प्यारे दोस्तों। ठीक, ऐसे ही हेडिंग डालना है जीवन परिचय। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, लिखना है मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी, जो झांसी के चिरगांव यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इनका जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1800, इनका जन्म सन 1800 ईस्वी में हुआ था। इतना तय हुआ प्यारे दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव, यानी कि झांसी एक जिला है, प्रदेश है, उस झांसी के चिरगांव में, एक ग्रामीण क्षेत्र है चिरगांव, उसी चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इतना हमारा कंप्लीट हो गया प्यारे दोस्तों। अब इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त जी थे, जो इनके पिता थे वह रामचरण, यानी कि इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त जी था। ठीक, हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। जो इनके पिताजी थे वह हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे, मतलब कवि थे, मान लीजिए कवि थे, साहित्य काल के बहुत अच्छे कवि थे। और इनको जो हिंदी साहित्य में इनकी रुचि बहुत अधिक थी। जो इनके सेठ राम शरण गुप्त जी थे, यानी कि मैथिली शरण के पिताजी, वह हिंदी साहित्य में बहुत अधिक इनकी रुचि थी। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। जो इनके पिता भाई, जो सेठ रामचरण गुप्त जी थे इनके पिता, वह साहित्य हिंदी के कवि थे। तो इनके जो इनके पिता थे उन्होंने प्रेरणा इनको मैथिली शरण गुप्त जी को देते रहते थे कि साहित्य, यानी कि साहित्य काल की प्रेरणा इनको देते रहते थे। तथा इनकी गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई, यानी कि पहले इनके प्रारंभिक जो शिक्षा थी, यानी कि पहले इतना स्कूल वगैरह नहीं थे, और तब इनकी प्रारंभ जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी तो घर पे ही हुई थी। ठीक, तो इसी वजह से मतलब इसी कारण से, यानी कि इसी कारण से इन्होंने, मतलब इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। यानी कि इनके पिता हिंदी साहित्य के कवि तो थे ही, तो एक घर पर ही शिक्षा दीक्षा की, तो अपने पिताजी को देखकर ये काव्य साहित्य की इनमें एक अभिरुचि जागृत हुई है। ठीक, सन 1964 ईस्वी में इनका गुप्त जी का, यानी कि चंद्र मैथिली शरण गुप्त जी का देवासन यानी कि मृत्यु हो गई। कितने? सन 1964 ईस्वी में। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। हम पुनः देख लेते हैं। देखो, मैथिली शरण गुप्त का झांसी के चीर गांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। कंप्लीट हो गया प्यारे दोस्तों। इनके
पिताजी जो सेठ रामचरण गुप्त थे, यानी कि राम शरण गुप्त जी थे, इस साहित्य हिंदी यानी हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। ओके, इन्हें अपने पिता के ही कविता के प्रेरणा, यानी कि जो इनके पिताजी थे हिंदी साहित्य के कवि जब थे, तो ये अपने पिताजी को देख देख के हिंदी साहित्य कवि के मतलब इनकी रुचि उसी में जागृत हो गई। एक कहते हैं ना कि घर में जो लोग करते हैं वहीं पे उनके मतलब छोटे बच्चों उनकी ही आदतें पकड़ लेते हैं, बड़े जो करते हैं छोटे वैसा करना शुरू कर देते। तो पिताजी इनके साहित्य कवि ही थे, मतलब हिंदी साहित्य के कवि पहले से ही थे। तो इसी कारण मैथिली शरण गुप्त जी पिता की मतलब पदवी ले लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, शिक्षा तथा इनकी शिक्षा दीक्षा घर पे ही संपन्न हुई। इसी कारण से इनके काव्य प्रति मतलब अभिरुचि जागृत हो गई। सन 1964 ईस्वी में देवसन इनका, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1964। इतना ही तो लिखना होता है, मतलब क्या लिखना है, उनका जो जन्म स्थान होता वो लिखना होता, सन लिखना होता, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी शिक्षा कब हुई, उनके पिताजी का क्या नाम था, इतना ही तो लिखना है बस। अब देखते हैं दोस्तों साहित्य परिचय क्या होता है। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे तो इनकी साहित्य परिचय यानी कि इनका क्या योगदान साहित्य परिचय में रहा है, तो देखते हैं। देखो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी थे, बाल्य अवस्था यानी कि बचपन में, बाल्य अवस्था का अर्थ है बचपना अवस्था में, बचपन के से ही काव्य आत्मक यानी कि काव्य के प्रति, अभी बताया ना, प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी कि इनकी काव्यात्मक प्रवृत्ति यानी कि इनके अंदर काव्य के प्रति बहुत मतलब भावना थी, बहुत रुचि थी काव्य के प्रति। ठीक, ऐसा मान लीजिए। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे, यानी कि इन जो रचनाएं या कृतियां ये लिखते थे तो उनमें राष्ट्र प्रेम यानी कि राष्ट्र की भावना बहुत अत्यधिक जागृत है। उनकी कविताएं, जो मैथिली शरण गुप्त की कविताएं या कृतियां और रचनाएं पढ़ोगे तो उसमें जो अपने राष्ट्र के प्रति बहुत सारे इनके भावनाएं जागरूक हैं, इनके राष्ट्र के प्रति बहुत अधिक भावना थी इनकी। ठीक, ऐसा मान लीजिए। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था, यानी कि जो इनकी रचनाएं है तो कूट कूट यानी कि उनमें प्रेम भरा है राष्ट्र के प्रति। ठीक, इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने, यानी कुछ विद्वान भाई जो इन्होंने रचनाएं की, कृतियां लिखी तो मतलब राष्ट्र के प्रति बहुत अधिक भावना यानी कि प्रेम भावना या प्यार था राष्ट्र के प्रति। तो इसी की वजह से इन जो अन्य विद्वान थे इन्होंने राष्ट्र प्रेमी यानी कि राष्ट्र के नाम से इनको घोषित कर दिया। इनको क्या कहा गया? इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी गई, यानी कि पदवी दे दी गई। ठीक, विभूषित यानी कि उनको विभूषित, उपाधि माने पदवी होता है, विभूषित कर दिया। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी, जो इनकी पहली पुस्तक थी वो रंग में भंग थी, परंतु ये इतना पुस्तक रंग, जो पहली पुस्तक इनकी रंग और भंग थी वो इतना नहीं चली, वो इतना मतलब कि जब इन्होंने लिखा, मतलब शुरुआत जब होती है धीरे धीरे तो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो कोई उनको नहीं जानता है, वही जब मतलब बहुत अच्छा होने लगता है तो उनको सब लोग जानते हैं। ऐसे ही जो इनकी प्रथम जो कविता थी रंग में भंग, तो इनकी पहली मतलब इतना नहीं समाज में नहीं फैली, लेकिन इनकी पुस्तक भारत और भारती जो थी, यानी कि भारत और भारती जो इनकी पुस्तक थी, इन्हें राष्ट्र के कवि के रूप में प्रसिद्ध किया गया। जो इनकी भारत और भारती यानी कि भारत और भारती पुस्तक थी, भारत और भारती, इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में, यानी कि उस पुस्तक को राष्ट्र कवि के रूप में, यानी कि उसमें जो राष्ट्र के प्रति भावना थी उसी के नाम से उनको प्रसिद्ध कर दिया गया, ऐसा मान लीजिए। ठीक दोस्तों, अब इन्हें द्वियुग यानी कि द्विवेदी युग, ऐसा क्वेश्चन एक नंबर बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे, तो ऐसा मान लीजिए इनको, तो एक नंबर में क्या लिखोगे? मैथिली शरण गुप्त जी से। द्विवेदी युग का इनमें आपका देखो एक बहुविकल्पी भी क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट होता जा रहा। देखो पूछ लेता है कभी कभी नहीं आते ही हैं कि द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं, तो क्या बताओगे? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त जी थे। ठीक, तो इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है, लोकप्रिय कवि माना जाता है। किस कवि युग का? द्विवेदी युग का। समझ में आया दोस्तों? माना जाता है। तो हमने इनका साहित्यिक परिचय पढ़ लिया।
और इनका जीवन परिचय पढ़ लिया, जीवन परिचय पढ़ लिया और साहित्यिक परिचय दोस्तों पढ़ लिए। अब देखते हैं इनकी कृतियां क्या होती, कृतियां क्या होती तो पढ़ लेते हैं। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की, जो इनकी कृतियां हैं तो वो दो प्रकार की हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? दो प्रकार की हैं, ठीक। एक होता मौलिक रचनाएं, एक होता अनुदित रचनाएं, और ठीक। अब मौलिक रचनाएं दोस्तों क्या होता है, देखिए भारत भारती, जो भारत भारती थी वो मौलिक रचनाएं हैं। जयद्रथ वध, ये इनकी रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं हैं। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि इनकी क्या है? मौलिक रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक। इनको याद करना है, इनको याद कर लीजिए बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो पेपर आप देंगे तो उसमें लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो नहीं इतनी, देखो इसमें कितनी लिखी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 7 लिखी है, तो इसमें 2 3 जरूरी है, लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं लिख देना है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अब आता है अनुदित रचनाएं क्या होती है, तो मेघनाथ वध, जो इनकी अनुदित रचनाएं हो और मेघनाथ वध है दोस्तों। और आता है ब्रज भाषा, इनकी अनुदित रचनाएं हैं। वीरांगना तथा पालसी का युद्ध, ये क्या है? अनुदित रचनाएं हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से इनकी जीवन परिचय पढ़ लेते हैं और इनका साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं। इनकी कृतियां क्या होती, मौलिक रचनाएं क्या होती, अनुदित रचनाएं क्या होती। ऐसे इसी प्रकार से इनकी प्रमुख साहित्यिक जीवन, यानी कि इनका जीवन परिचय इसी प्रकार से आता है। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, ये धूम मचाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाएगा। 5 नंबर आपको दोस्तों देके पक्के मान लीजिए, 5 नंबर दोस्तों आपके पक्के हो जाते हैं। तो हम पुनः रिपीट एक बार कर देते हैं। देखो इनका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का झांसी के चिरगांव में सन 1886 में हुआ था। इनके जो पिता, यानी कि पिताजी था, इनके पिताजी का नाम सेठ राम शरण गुप्त जी था तथा हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इनके पिता थे हिंदी कवि के अच्छे मतलब कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा मिलती रही, यानी कि जब इनके पिताजी कवि थे तो इनकी उसी के राह पे चलते रहे। ठीक, गुप्त जी की शिक्षा घर पे ही संपन्न हुई। इसी कारण इनके अंदर काव्य की भावना यानी कि रुचि जागृत हुई। सन 1964 में इनका देवसन हो गया था। साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त की बाल व्यवस्था में कार्यात्मक और प्रबल विद्यमान थी। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि माने जाते हैं। ठीक, ऐसा मान लीजिए कि ये राष्ट्र प्रेमी, यानी कि इनको क्या किस उपाधि से घोषित किया गया? राष्ट्र कवि की उपाधि से घोषित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नाहुस आदि। अनुचित रचनाएं मेघनाथ वध, ब्रज भाषा, वीरांगना, पलासी का युद्ध। ऐसे ही दोस्तों इनका जीवन परिचय है। हम उम्मीद करते हैं, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना थोड़ा थोड़ा प्यार बरसाते रहिए, क्योंकि इसमें कुछ पैसा नहीं लगना है। एक आपका प्यारा सा कमेंट और थोड़ा सा लाइक कर देते तो हमारा थोड़ा खुशी मिलती है। इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या नहीं ज़्यादा तो 5 लोगों को जरूर से शेयर करिए। धन्यवाद।